Coordination complex का color. Origin of color. Crystal field theory can elucidate the cause behind color of the coordination complex. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर के बारे में बता सकता है. Then one sometime one or more electron can possibly temporarily leap up to from the d orbital of lower energy to that of higher energy. तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो हायर एनर्जी का वो डी ऑर्बिटल जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है डी ऑर्बिटल का वो लोअर एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक जंप करता है व्हेन देन एक्चुअली जनरेट अ ब्रीफ एक्साइटेड स्टेट एटम. इसकी वजह से एटम जो एक्साइटेड स्टेट में आता है. द एनर्जी ऑफ द फोटोन टेकन इन इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट. द फोटोन का जो एनर्जी है वो एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी का डिफरेंस है. And is inversely related to the wavelength of the light. और वो inversely proportional रहता है light के wavelength से. So only certain wavelength lambda of light absorbed and a compound appear of the color complementary to the absorbed wavelength. तो जो light का wavelength जो है जो absorb होता है और compound जो color दिखाता है वो complementary रहता है absorb wavelength के light से. ठीक है, मतलब अगर कोई कंपाउंड जो है रेड कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है तो ग्रीन कलर दिखाएगा. अगर ग्रीन कलर का लाइट दिखाता है तो रेड कलर दिखाएगा अपने आप को. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑरेंज कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है तो ब्लू कलर दिखाएगा. या फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है ब्लू कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है तो वो ऑरेंज कलर दिखाएगा. फिर और एक है अगर कॉम्प्लेक्स जो है येलो कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है तो खुद को पर्पल कलर दिखाएगा. अगर वो पर्पल कलर का रेडिएशन ऑब्जर्व करता है तो खुद को ब्लू कलर दिखाएगा. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है जो भी वेवलेंथ का रेडिएशन का लाइट ऑब्जर्व करता है वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखाता है. Different ligand create crystal field of diverse strength and thus these similar colors can be observed. तो अलग अलग ligand जो है वो क्रिस्टल फील्ड का डाइवर्स स्ट्रेंथ क्रिएट करता है. इसकी वजह से कलर जो रहता है डिसिमिलर रहता है जो ऑब्जर्व होता है. फॉर ए गिवन मेटल आयन अ वीक लिगैंड free ligand will generate a complex with a diminutive delta value and such a complex absorb light of extended lambda. तो मेटल आयन के लिए वीक फ्री लिगैंड जो जनरेट करता है कॉम्प्लेक्स को वो काफ़ी उसका डेल्टा जो है कम वैल्यू रहता है और इसलिए कॉम्प्लेक्स जो है एक्सटेंडेड लैम्बडा के लाइट को ऑब्जर्व करता है या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाला को ऑब्जर्व करता है. तो जिस वेवलेंथ का तो जो भी रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी जो है वो कम रहता है. और वीक फ्री लिगैंड को का स्प्लिटिंग भी कम रहता है तो उसको एनर्जी भी कम चाहिए रहता है तो इसलिए लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन ऑब्जर्व करता है. On the contrary, stronger ligand field generated due to strong field ligand will create a huge delta gap, thus will absorb light of shorter wavelength and thus higher frequency. तो जो strong field ligand रहता है उसका splitting जो रहता है ज़्यादा रहता है तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है. Stronger ligand field generated due to stronger field ligand will create a huge delta gap. This will absorb light of shorter wavelength and thus higher wave frequency. तो स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड जो है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो शॉर्टर वेवलेंथ का रेडिएशन ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है इसीलिए. Visible light observed and the correspondence complementary color. Wavelength range nanometer, wavelength number per centimeter, color ultraviolet complementary color. तो
ओके, तो जब कंपाउंड जो है 400 नैनोमीटर शॉर्ट वेवलेंथ या कम वेवलेंथ वाला लाइट रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, तो कंपाउंड कोई भी कलर दिखाता नहीं, ठीक है। फिर जब कंपाउंड 400 to 450 नैनोमीटर वॉयलेट कलर ऑब्जर्व करता है, तो वो खुद को येलो कलर दिखाता है। कॉम्प्लेक्स जब 450 से लेकर 490 नैनोमीटर ब्लू कलर दिखाता है, सॉरी ब्लू कलर लाइट ऑब्जर्व करता है, तो वो खुद को ऑरेंज कलर दिखाता है। फिर जब कंपाउंड 490 से लेकर 550 नैनोमीटर का लाइट ऑब्जर्व करता है, ग्रीन कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है, तो खुद को रेड कलर दिखाता है। फिर कॉम्प्लेक्स जब 550 से लेकर 580 नैनोमीटर का येलो कलर का रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, तो वो खुद को वायलेट कलर दिखाता है। फिर कॉम्प्लेक्स जब 580 से लेकर 650 नैनोमीटर का ऑरेंज कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है, तो वो खुद को ब्लू कलर दिखाता है। फिर जब कंपाउंड 650 नैनोमीटर से लेकर 709 नैनोमीटर रेड कलर का लाइट ऑब्जर्व करता है, वो तो खुद को ग्रीन कलर दिखाता है। तो कंपाउंड जब 700 नैनोमीटर से ज़्यादा रेडिएशन कलर ऑब्जर्व करता है, इंफ्रारेड लाइट, तो कोई भी कलर नहीं दिखाता। सो यहाँ पर in order to compromise color in a substance, it must include an electronic transitions with the energy change between 1.8 and 3.1 electrovolt. तो कलर जो सब्सटेंस में रहता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहता है, जिसका एनर्जी चेंज होता 1.8 और 1.8 और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी चेंज होते रहता है, which correspond to light in visible region that is similar to 400 to 700 नैनोमीटर। तो वो उस लाइट से करस्पॉन्ड करता है जिसका विजिबल रीजन सिमिलर रहता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। This type of low energy transition need intimately space energy level, some with and other without electron। तो यहाँ पे लो एनर्जी ट्रांजिशन का टाइप रहता है जहाँ पे स्पेस एनर्जी लेवल की ज़रूरत रहती है, जिसमें से कुछ में इलेक्ट्रॉन रहता है, कुछ में बिना इलेक्ट्रॉन का रहता है। न्यूमरस डाइस आर बल्की ऑरेंज मॉलिक्यूल were comprehensive pi bonding which provide closely space occupied pi and occupied pi star orbital। तो बहुत सारे बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डाई कलर है, जिसमें पाई बॉन्डिंग रहता है, वो किसी में स्पेस ऑक्यूपाइड पाई और अनऑक्यूपाइड पाई स्टार ऑर्बिटल रहता है। मोस्ट ऑफन ट्रेडिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड ड्यू टू द रीजन दैट क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग प्रोवाइड क्लोज स्पेस पार्शियली फिल्ड द ऑर्बिटल। ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स जो रहता है कलर रहता है, क्योंकि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो रहता है वो उसका रीज़न रहता है, क्लोज स्पेस रहता है, पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट 600 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है, अल्ट्रावायलेट लाइट 400 नैनोमीटर रहता है। यहाँ पर हाँ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। फिर बी कलर व्हील है, तो यहाँ पे रेड लाइट जो है वो 750 नैनोमीटर से लेकर 600 नैनोमीटर तक है। ऑरेंज कलर जो है वो 650 नैनोमीटर से लेकर 580 नैनोमीटर तक है। येलो कलर 580 नैनोमीटर से लेकर 560 नैनोमीटर तक है। और ग्रीन कलर 560 नैनोमीटर से लेकर 490 नैनोमीटर तक है। ब्लू कलर 490 नैनोमीटर से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। वायलेट कलर 430 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक है। तो इधर विजिबल रीजन 400 नैनोमीटर
से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। सी जो है टिटानियम H2O6 3+ कॉम्प्लेक्स विच इज़ पर्पल कलर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे टिटानियम हेक्सा H2O6 3+ मतलब H2O क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड को कम एनर्जी चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ का रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा, मतलब ग्रीन कलर ऑब्जर्व करेगा, तब वो पर्पल कलर दिखाएगा। डी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ टिटानियम H2O6 3+। तो यहाँ पे टिटानियम H2O6 3+ का स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन है। Consider the complex titanium H2O6 which absorb in green and yellow part of the spectrum appear violet, which is resultant complementary colors. तो टिटानियम हेक्सा 2+ मतलब वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, तो स्प्लिटिंग भी कम होगा, तो उसको एनर्जी भी कम चाहिए, तो जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा लॉन्ग वेवलेंथ वाला रहेगा। जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला रेडिएशन जो है विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन में येलो और ग्रीन कलर का पार्ट है वो, तो येलो और ग्रीन येलो कलर लाइट ऑब्जर्व करेगा क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसीलिए टिटानियम हेक्सा 3+ जो है वो वायलेट कलर दिखाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन और येलो से। Lambert's-Beer's law. There are two classes governing the absorption of radiation, which are related to the incident light. Taken I0 should be equal to IA, IT, where IA is the intensity of light observed and IT is the intensity of light transmitted. तो लैम्बर्ट्स-बियर लॉ में दो लॉ है जहाँ पे रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन रिलेटेड रहता है इंसिडेंट लाइट से। तो I0 जो है उसका फॉर्मूला रहेगा IA+IT। IA जो है वो ऑब्जॉर्ब लाइट का इंटेंसिटी है, IT जो है लाइट जो ट्रांसमिट होता है उसका इंटेंसिटी जो है। Assumption that no reflection or scattering has taken place is also taken into account. तो इसमें रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग का एजम्पशन जो है वो होता नहीं अकाउंट में। तो ए बियर लॉ है, बी लैम्बर्ट्स लॉ है। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब में ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है। ये इंसिडेंट लाइट जो है पर्पल लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और कौन सा लाइट दिखाता है और कौन सा कलर दिखाता है वो खुद वो ट्रांसमिट करता है ब्लू कलर और स्कैटर करता है ग्रीन कलर। सो बियर्स लॉ के हिसाब से state that the intensity of a beam of monochromatic light diminish exponentially with an increase in the concentration of the absorbing species arithmetically. So Beer's law state करता है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम का इंटेंसिटी कम होता है एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे ऑब्जर्विंग स्पीशीज का मीडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता है। तो di/dc is directly proportional to I, which means that decrease in strength of incident light I with the concentration C is proportional to the strength of incident light. तो di/dc स्क्वायर रूट में प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब ये है कि इंसिडेंट लाइट का स्ट्रेंथ कम होता है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता है। एलिमिनेटिंग एंड इनिशिएटिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K1। अभी यहाँ पे K1 एज अ कांस्टेंट डालेंगे तो -di/dc इज इक्वल टू K1/I। तो इंटेंसिटी लाइट जो है कम होते रहेगा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। रीशफलिंग द टर्म्स वी गेट
रिशफल करेगा तो क्या होगा, माइनस डी अपॉन आई अपॉन K1 DC। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ln I इक्वल टू K1 C प्लस B, इक्वेशन 1, where B is integration constant. Now when concentration become equal to 0, there is no absorbance. B जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जब कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 हो जाएगा तो इसमें कोई अब्जॉर्बेंस नहीं है। I जो है इक्वल टू I0 है। ना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, और I का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डालेंगे तो माइनस ln I0 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस B। तो पहले जब लाइट इंसिडेंट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन तब 0 होता है, तो ln I0 is equal to B, substituting the value of B in equation 1। तो इक्वेशन 1 में B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता है माइनस ln I इक्वल टू K1C माइनस ln I0। ln I0 इज माइनस ln I इक्वल टू K1C। तो ln I0 अपॉन I is equal to K1C, since log A minus log B is equal to log A upon B। Removing natural logarithm we get, हम natural logarithm को निकालेंगे तो क्या होता है, I0 upon I is equal to E K1C। Making inverse on both side, हम दोनों को भी inverse बनाएंगे। I upon I0 is equal to E minus K1C। I is equal to I0 E minus K1C, equation 2। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ में इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट होता है ऑन प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। तो अब्जॉर्प्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेट लाइन मिलता है। Since absorption is negative log of transmittance, graph of percentage transmitter versus concentration is an exponentially decay। So transmittance का log नेगेटिव रहता है तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का ग्राफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होते रहता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो अब्जॉर्बेंस जो है बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ट्रांसमिटेंस जो है वो कम कम होने लगता है। अब्जॉर्प्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ ऑफ बियर्स लॉ। तो यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमीटर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में एक्सपोनेंशियली डीके होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ट्रांसमिटेंस भी कम होने लगता है।